नमस्कार दोस्तों। आज 20 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत ही अच्छी न्यूज है। एससी कॉलेजियम तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। अभी हम कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। कॉलेजियम सिस्टम आपको देखना है कि किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम बनता है और वो कैसे तय करता है कि जजों की नियुक्ति किस प्रकार हो। वहां पे एक गे लॉयर एज हाईकोर्ट जज के रूप में चुना जाना है और ये बहुत अच्छी बात है कि यदि इनको चुना जाता है तो समाज में एक तीसरे वर्ग की मान्यता, हम सामान्यतः पुरुष और महिला वर्ग की मान्यता मानते हैं, लेकिन एक तीसरे वर्ग की मान्यता जो इनसे थोड़ा इतर अपनी पहचान रखते हैं उनको मान्यता मिलेगी और ये बहुत ही अच्छा कदम माना जाएगा, है ना। तो ये पहली न्यूज है। आप यहाँ पे एलजीबीटी समुदाय के बारे में जरूर जानें। एलजीबीटी समुदाय क्या है ना, और इनके बारे में आप जरूर जानें। ठीक है, तो बहुत ही मतलब बहुत ही चीज़ें सीख जाएंगे आप, है ना। यदि आप नहीं जानते हैं, आप नया नया आपने नाम सुना एलजीबीटी का, तो इसे सर्च करें और उनके बारे में निरपेक्ष भाव से सोचें, है ना। सापेक्ष भाव से नहीं, कि हीन भावना से नहीं, पूर्वाग्रह लेके नहीं कि हम ऐसे लोगों को ऐसे देखते हैं। एज ए ह्यूमन, एक मानव के रूप में उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, कितना सहना पड़ता है, किन चीज़ों को सहना पड़ता है, तो इसके बारे में सुने। और यदि ऐसा व्यक्ति हाईकोर्ट का जज अपॉइंट होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार पहल है ना। इसके बाद है ऑन द पारसनाथ ट्रेल, पेज नंबर 4 पे हम आते हैं। ऑन द पारसनाथ ट्रेल रेसिस्टिंग आदिवासी इरेजर, है ना। यहाँ पे मामला है कि ये जो पहाड़ हैं आप जो देख रहे हैं, ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं पारसनाथ का, इसमें माना जाता है कि जैनियों के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है। यहाँ पे निर्वाण सर्वोच्च स्थान है जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। तो जैन के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ में निर्वाण प्राप्त किया है। उनमें से जो सर्वप्रमुख है वो पारसनाथ हैं, जिनके नाम पे इस पहाड़ का वो पड़ा है। लेकिन यहां पे एक चीज और है कि मारांग बुरु के नाम से भी इस पहाड़ को आदिवासी जानते हैं, मतलब सर्वोच्च देवता। इस पहाड़ को सर्वोच्च देवता के रूप में, इस पूरे पहाड़ को सर्वोच्च देवता के रूप में भी आदिवासी पूजते हैं। और इसी पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या आदिवासियों का अधिकार नहीं है, क्या आदिवासियों का अधिकार जैनियों से कम है। तो इसी पे पूरी चीजें चल रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, सेविंग मरांगबुरु, सेविंग शिखर जी, है ना। तो इस तरीके का पूरा मामला है और आपको यह देखना है कि आखिर है क्या। इस तरीके के जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं किसी धार्मिक स्थान को लेके, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे याद होगा कि 3 धर्मों का जो एक जेरूसलम है, जो पवित्र स्थल है इज़राइल में, वहाँ पे 3 धर्म, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, तीनों धर्म अपना अपना दावा करते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक यहूदी ने, चूंकि समझौता है कि यहूदी पूजा नहीं करेंगे, लेकिन एक यहूदी मंत्री ने वहाँ पे पूजा करी और उसके बाद विवाद शुरू हो गया था। उसी प्रकार से ये छोटा रूप है, लेकिन फिर भी 2 धर्म के लोग जो कि प्रमुख समुदाय हैं, जैन भी प्रमुख समुदाय और आदिवासी भी हमारे प्रमुख समुदाय हैं, तो उन लोगों का इस पे दावा किया जाना, या उन लोगों के बीच टकराहट होनी चाहिए या सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। हम सामंजस्य में रहते हैं, अनेकता में एकता की भावना है। तो इस तरीके से इसका वो निकालना चाहिए। साथ ही साथ इनके जो अधिकार हैं या इनके जो मान्यताएं हैं उनको भी हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखना है आपको। इसके बाद है जजिंग ए डिकेड ऑफ द पोक्सो एक्ट, है ना। जजिंग ए डिकेड ऑफ द पोक्सो एक्ट, ठीक है। यहाँ पे पोक्सो जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना, ये 2012 में बना था और अभी 2022 है। तो 2022 तक क्या हुआ इसके बारे में पूरी डिटेल है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एक्ट है और
कई मायनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के यौन शोषण की सुरक्षा के लिए इस पे प्रावधान है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर न्यूट्रल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जेंडर न्यूट्रल इसलिए है कि इसमें लड़के और लड़की का भेद नहीं है, लड़कों के साथ भी यह चीज़ें की जा सकती हैं, इसका ध्यान रखा गया है यहाँ पे, है ना। तो आप ये देख लीजिएगा। इसके बाद जो है अगली न्यूज हमें पढ़ना है वो है फ्लिप द पेज ऑफ द चैप्टर ऑन मिडिल स्कूल चिल्ड्रन, है ना। यही आफ्टर गैप ऑफ 4 years द एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट ASER की रिपोर्ट आई थी, और जिसमें कहा गया था कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने रुख किया है सरकारी स्कूलों की तरफ, सरकारी स्कूलों की तरफ बहुत ज़्यादा भर्ती हुई है। और इसी पे बात की गई है कि मिडिल स्कूल चिल्ड्रन जो है ना, उनको किस तरीके से, जैसे यहाँ पे दिया गया है एक मैट्रिक्स, ऑल इंडिया रूरल एनरोलमेंट फिगर ये है ना, ASR ये इतना है, द राइजिंग accompanied by the significant shift away from private school to government school, है ना। इसी पे पूरी बात की गई है और देखा गया है कि किस प्रकार से इनके पढ़ाई पे, परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है ना। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में क्या किया गया था, बच्चों को जंप कराया गया था, या विदाउट कोई एग्ज़ाम, विदाउट कोई नॉलेज पास कर दिया गया था। तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है उनको जो हटा दिया गया है, ये बहुत मायने रखता है और इसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लें, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। उसके बाद है जो अगली न्यूज हमें पढ़नी है वो है व्हाट इज द की टू कंट्रोलिंग डायबिटीज। हम लोगों ने एक दिन पहले ही पढ़ा था कि कल के न्यूज में आपने देखा होगा कि हमारे देश में अब फ्राइज और जो पेय पदार्थ हैं, फेज वगैरह, इस तरीके की चीज़ों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और वो प्रचलन क्यों बढ़ता जा रहा है कि हमें एक्स्ट्रा आमदनी या अतिरिक्त आय की मतलब आमद हो रही है, जिसके कारण से हम क्या कर रहे हैं, फ्राई खा रहे हैं, बाहर मतलब बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, हम दो चीज़ों से गिरते जा रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज से और हार्ट डिजीज से, है ना। तो दो चीज़ों से घिरते जा रहे हैं और इसको कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्या कंट्रोलिंग कीज हैं, इनके बारे में पूरी बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू ट्रेड नैनो, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 12 पे ही है, नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू ट्रेड नैनो फर्टिलाइजर डेयरी प्रोडक्ट्स इन 3 months, है ना। नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, ये आपको देखना है, ठीक है। नैनो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस्ड बाय इफ्को एंड डेयरी प्रोडक्ट्स from Amul will be among the first few products that are expected to be exported by the first ever National Export Cooperative Society that was approved by the Union Cabinet in January 11। अब यहाँ पे आपके पास 3-4 कीवर्ड हैं, 3-4 कीवर्ड। एक है कि इफ्को, पहला कीवर्ड, दूसरा क्रिवको, ठीक है, नेफेड, GCMMF और NCDC, है ना। तो ये आपको एक एक लाइन में आपको इसके बारे में लिख लेना है। जैसे यहाँ पे आप जानते हैं अमूल का है, क्रिबको कृषि वाला है, फर्टिलाइजर्स है ना। तो क्या है, क्या उत्पादन करते हैं, सरकारी है, गैर सरकारी है, कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं। अब उसके बाद एक और वर्ड आपको सर्च करना है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं, राज्य स्तर पे कैसी होती हैं, केंद्र स्तर पे कैसी होती हैं, ठीक है, ये दो देखना है। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता पड़ती है और किस अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत कराया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें जो कीवर्ड्स बताएं आपको ये देख लेना है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वह है वुमेन ऑफिसर इन कमांड सून, है ना।
तो बहुत अच्छी बात है। ये टोटल ऑफ 244 देम बीइंग कंसीडर्ड बाय आर्मी ऑफ फॉर प्रमोशन। तो लेफ्टिनेंट कर्नल अगेंस्ट 1। तो महिलाओं का आर्मी में आना या कमांड में आना ये बहुत ही अच्छा कदम है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ इन्हें भी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता साबित करने का या दिखाने का मौका मिलेगा। जिस प्रकार से पुरुषों को मिलता है सेम उसी प्रकार से यदि इन्हें मिला तो ये बता देंगे कि हम किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। तो ये आपको देख लेना है। और साथ ही साथ आप इसे मेंस में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी आप देखिए कि कहीं पे भी, जैसे क्या है कि कृषि में महिला सशक्तिकरण बोल दिया, ठीक है, तो वहां पे एक लाइन बोल सकते हैं कि जब महिलाएं आर्मी में अपना योगदान दे सकती हैं तो कृषि तो बहुत मतलब सुरक्षित क्षेत्र है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा में योगदान हम अमूमन क्या करते हैं, डॉक्टरी तुम्हारे लिए अच्छा है, शिक्षिका बन जाने तुम्हारे लिए अच्छा है। कोई कहता नहीं कि तुम आर्मी के लिए बनी हो, है ना। लड़कों के लिए कह देते हैं कि हाँ तुम सेना में, लगता है कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन लड़कियों के लिए कभी ये नहीं कहा जाता कि तुम पुलिस ऑफिसर जैसी लगती हो। ऐसा नहीं होता है अमूमन, अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा, है ना। तो ये आगे आना बहुत ही शानदार है। और इसके बाद जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, है ना, यहाँ पे आते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसमें से आप लक्स वगैरह सब कुछ जानते होंगे, उसने नेट राइज 7.9% FMCG फॉर्म्स आई डिमांड रिकवरी, है ना। अब इसमें पेंडेमिक में जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड कम हुआ है, तो उसी को रिकवरी के लिए ये देखा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें रॉयल्टीज़ का बढ़ गया है और सरकार ने इस पर टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया है। रॉयल्टी एंड सेंट्रल सर्विसेज फी विल राइज 3.45%, है ना, 3 ईयर्स, है ना। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि हो सकता है कि FMCG गुड्स जो हैं वो थोड़े से महंगे होने वाले हैं, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।